नमस्कार दोस्तों, धातुक्रम का अंतिम लेक्चर आज एलिंगम का आरेख। हम इससे पहले सामान्य धातुक्रम पढ़ चुके थे, विशेष धातुक्रम पढ़ चुके थे, तो एलिंगम का आरेख आज पढ़ेंगे। एलिंगम के बारे में हम पहले बातें कर चुके हैं क्या कि एलिंगम ग्राफ किस काम आता है? धातुओं को अपचेद करने के काम आता है। किस धातु का किससे अपचयन हो जाएगा, धातुक्रम का मेन कंसेप्ट क्या है, वो सारा एलिंगम के ग्राफ पर आधारित है। तो प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डेल्टा जी और टी के बीच में जो आरेख बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एलिंगम का आरेख कहते हैं। अगली बात, अब ये जो एलिंगम का आरेख है ये ऊष्मागतिकी की दो समीकरणों पर निर्भर करता है। वो थी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन लगानी है तो नोट लगा दो। और एक समीकरण थी आपके पास डेल्टा जी बराबर माइनस RT ln K। इन दोनों समीकरणों की बेसिस पर इसका ग्राफ दिया गया। अब ये ग्राफ है क्या? तो इस बारे में हमने कहा था कि एलिंगम के ग्राफ की सीमाएं भी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे। अभी आज हमें केवल एलिंगम आरेख पढ़ना है। यह है आपके पास एलिंगम आरेख जो डेल्टा जी और टी के सापेक्ष खींचा गया है। अब यहाँ लिया हुआ ऑक्सीजन का डेल्टा जी नॉट किलोजूल में। ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि हमने धातुक्रम में पढ़ा था कि जब अयस्क को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। अयस्क के जलने से क्या होगा? अयस्क पिघलेगा और धातुक्रम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के आधार पर हम डेल्टा जी नॉट निकाल रहे हैं। अब है क्या, जैसे इस समीकरण की बात करते हैं, कोई धातु लिया आपने, धातु का ऑक्साइड बनाया, जैसे M प्लस O2 बराबर बन गया आपके पास सपोज करो 2 अब ये जब आपके पास 2 बना है तो ये जो मेटल था ये कैसा था? सॉलिड था। सॉलिड से ऑक्साइड जब बना है तो या तो गैस में चला गया होगा या लिक्विड फॉर्म एक्वस कंडीशन में आ गया होगा। तो जैसे ही सॉलिड से गैस में गया है, ठीक है, ठोस अवस्था से गैसीय या द्रवित अवस्था में गया है, तो उससे एंट्रोपी बढ़ी है। तो एंट्रोपी जब डेल्टा एस बढ़ती है तो डेल्टा एस के बढ़ने से जब ये टेम्परेचर से गुणा होगा तो नेगेटिव में मान बढ़ेगा। नेगेटिव में मान बढ़ेगा तो डेल्टा जी का मान क्या प्राप्त होगा? नेगेटिव प्राप्त होगा। और डेल्टा जी का मान नेगेटिव में प्राप्त होना अभिक्रिया की स्वतः प्रक्रम की कसौटी को या अभिक्रिया के स्वतः होने के प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ग्राफ में नीचे की तरफ आने पर डेल्टा जी का ऋणात्मक में मान बढ़ रहा है। इसका मतलब नीचे की तरफ आने पर इसमें क्या हो रहा है? डेल्टा जी का ऋणात्मक मान बढ़ रहा है, मतलब अभिक्रिया स्वतः हो रही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये। तो जो नीचे की तरफ है वो धातुएं क्या करती है? ऊपर वाली धातुओं को अपचेद कर सकती है। अगली बात, इस ग्राफ के आधार पर देखिए जो सीधी लाइन है वो प्रावस्था में अंतर नहीं बता रही। जैसे ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, लेकिन यहां जरा आप चेक करो कि ये जो लाइन है ये लाइन थोड़ी सी कर्व कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया। ऐसे ही अगर मैं जिंक की बात करूं, जैसे जिंक आने वाला आपके पास यहीं कहीं 500 के आसपास या ये 600 के आसपास ऐसे। Zn प्लस O2 बराबर ये बन जाएगा ZnO। 2 लगा दो यहाँ लग जाएगा 2ZnO। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइन थोड़ी सी क्या हो रही है? यहाँ पर टेढ़ी हो रही है। तो जहां पर लाइनें सीधी है वो प्रावस्था परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करती, मतलब ठोस द्रव गैस इनमें आपस में परिवर्तन नहीं है। लेकिन जहां लाइन अचानक से मुड़ गई वहां इनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो गए? अचानक वृद्धि कर गए। इसमें भी गलनांक और क्वथनांक अचानक वृद्धि कर गया। तो एलिंगम ग्राफ में सीधी रेखाएं प्रावस्था परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करती, मतलब के गलनांक और क्वथनांक में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। पर जहां लाइन मुड़ गई वहां इसके गलनांक में परिवर्तन आया है, प्रावस्था परिवर्तन हुआ है। एक बात, जहां पर प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है, देखो जहां ये लाइनें आपस में काट रही है, ये देखो ये लाइनें, ठीक है, जहां पर ये लाइनें काट रही है वहां पर डेल्टा जी क्या है बेटा? डेल्टा जी नॉट वहां पर है 0, मतलब वो साम्य अवस्था है। इस लाइन के जस्ट नीचे की तरफ डेल्टा जी क्या है आपके पास? नेगेटिव है। इस लाइन के जस्ट ऊपर की तरफ डेल्टा जी क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो आप कहोगे जहां पर दो लाइनें प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो जहां पर ये दोनों मिलेगी वो होगा इसका प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर डेल्टा जी गिब्स ऊष्मा का मान 0 होगा, मतलब साम्यावस्था में। उससे जस्ट नीचे की तरफ क्या है? डेल्टा जी ऋणात्मक है, उसके जस्ट ऊपर डेल्टा जी धनात्मक है। अब ये किस बात को बताता है? ग्राफ में ये स्थिति किसको बताती है कि यहां पर जैसे यह प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे जो धातु है
तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु के नीचे कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु है। वो ऊपर वाले ऑक्साइड को क्या कर सकती है? अपचयित कर सकती है। तो एलिंगम ग्राफ में हम प्रतिच्छेदन बिंदु के आधार पर किसका पता लगा सकते हैं? कौन सी धातु किस ऑक्साइड को अपचयित कर सकती है। तो जैसे ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये लगभग आता है 1623 केल्विन। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का होता है 1623 केल्विन। तो आप यूं कह सकते हो इसके नीचे के ताप पर मैग्नीशियम धातु Al2O3 को अपचयित कर सकती है। ग्राफ में प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे ताप पर जो धातु होती है वो ऊपर वाली धातु के ऑक्साइड को अपचयित कर सकती है। यह एलिंगम ग्राफ की एक और उपलब्धि होगी। तो देखिए वापस एलिंगम ग्राफ डेल्टा जी और टी के मध्य खींचा गया आरेख एलिंगम ग्राफ कहलाता है, जो ऊष्मागति की दो समीकरणों पर आधारित है। पिछले अध्याय में हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। फिर कोई अयस्क ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो कोई भी धातु होगी उसका जो ऑक्साइड बनेगा MO बनेगा। यह ऑक्साइड का जब अवस्था परिवर्तन होगा सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में जो भी रहेगा, उस डेल्टा S के मान के आधार पे हम -P डेल्टा S का मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर यह मान ऋणात्मक में ज्यादा है तो डेल्टा G का मान ऋणात्मक में आएगा, अभिक्रिया स्वतः होगी और धातुक्रम हो जाएगा। अगर इसका मान ऋणात्मक में मतलब ये घट गई तो ये मान भी कम आएगा तो डेल्टा जी भी ऋणात्मक में मान कम होगा और स्वतः प्रक्रम किधर डेल्टा जी का मान किधर आ जाएगा? धनात्मक में। वो स्वतः प्रक्रम नहीं रहेगा। दूसरी बात और क्या बताता है? ग्राफ बताता है सीधी लाइनों में कोई प्रावस्था परिवर्तन नहीं आया है। जहां लाइनें बदली है, जहां लाइनें एकदम चेंज हो गई, वहां गलनांक और क्वथनांक अचानक से परिवर्तित हुए हैं, उस बात को बताता है। अगली बात, जहां जहां प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसके बारे में अलग से डिटेल से हम बात करेंगे भी। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है, अलग से पढ़ेंगे इसको। लेकिन जहां पर भी प्रतिच्छेदन बिंदु है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये प्रतिच्छेदन बिंदु होता है 983 केल्विन, ठीक है, और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है 1623 केल्विन। नेक्स्ट, तो प्रतिच्छेदन बिंदु के जस्ट नीचे के ताप पर नीचे वाली धातु ऊपर वाले ऑक्साइड को अपचयित कर सकती है। यह एलिंगम ग्राफ की क्या आपके पास उपलब्धियां हैं, इसके निष्कर्ष है। यहां से हम ये निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं। कभी हम पिछले में बता चुके थे कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो ये तो बता देगा धातुक्रम हो जाएगा, पर इसकी बल गति क्या अभिक्रिया का वेग क्या था, उसकी क्रियाविधि क्या है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को हम आज से आकलित नहीं कर सकते। अब पिछले अध्याय में हम एक बात और अध्ययन कर चुके थे कि मैंने आपसे कहा था कि पार्ट नंबर जो आपका 3 है विद्युत रसायन, उसमें जो आपके पास क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसकी नीचे वाली धातुएं उसकी ऊपर वाली धातुएं ग्राफ में नीचे की तरफ आती है और नीचे वाली ऊपर वाली को क्या कर सकती है? अपचयित कर सकती है। तो उस आधार पर मैग्नीशियम को हमने नीचे लिखा है, एल्युमिनियम को ऊपर लिखा है। देख सकते हैं वो आपको बताया था, लेकर बारात सर का ना मजनू आला। जरा देखो काना कैल्शियम है तो कैल्शियम यहाँ लगभग 1200 होता है, वहां आ सकता है 1200 के आसपास, ठीक है। Ca प्लस ऑक्सीजन बराबर आ सकता है CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद देखो मैग्नीशियम तो नीचे की तरफ, एल्युमिनियम और ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे हम किसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं वो इसमें नीचे की तरफ आती है क्योंकि अधिक सक्रिय, इस आधार पे तो हमने सीरीज बनाई है। तो याद करने का पॉइंट, वैसे ये जो आपके पास एलिंगम ग्राफ है राजस्थान बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया। नेक्स्ट, अगली बात मैं इससे करूंगा, इसमें से 2 सवाल क्या पूछ सकता है, या तो सवाल पूछ सकता है आपको इसी के छोटे सवाल कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचायक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक सवाल तो ये बन सकता है। तो हम अगला बात कर रहे हैं, इसी में से छोटा टॉपिक निकाल रहे हैं, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड के की अपचायक प्रवृत्ति। देखिए मित्रों, होगा क्या यहाँ पर आपके पास, इधर तो आपने लिया है डेल्टा जी, इधर आपने लिया है टी, ठीक है। ताप को आप 500 के लगभग ले लो या 400 800 ऐसे ले लो, जैसे आइसोलेट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 0 500 या 400 भी ले सकते हो, 1000, यहाँ पर 1500 2000, इस प्रकार मैंने ताप ले लिया और इधर डेल्टा जी का मान। अब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन जो आपके पास आ रहा है इसको किस हिसाब से ग्राफ में शेड किया गया, आप ये देखिएगा कि जैसे पहले तो इनको बता दूं कि यहां जैसे आपके पास ये हो गया -1100, ये -1000,
ये -900, -800, ये -700, ये -600, -500, 400, 300। चलो यहां तक देख लेते हैं। एक लाइन तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की 400 पे आ रही है, एक 500 पे आ रही है। तो अगर इसको हम लेते हैं तो चलो इसको केल्विन में ले लेते हैं। ये जैसे टेम्परेचर आपने किस में ले लिया, केल्विन में। अब कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो तो 983 है, ठीक है। तो 983 लगभग यहीं कहीं आएगा आपके पास, ये 983 केल्विन आ गया। अब एक लाइन यहां से मिक्स कर रही है, एक लाइन यहां से मिक्स कर रही है, ये लो। इसके लिए आपके पास 3 समीकरण है दोस्तों। अब यह समीकरण कैसे ऑक्सीजन के आधार पर सेट हुई है उस बात की भी हम यहां पर पुष्टि कर रहे हैं। तो देखो, एक समीकरण है C+O2 = CO2। नेक्स्ट एक समीकरण है 2 कार्बन प्लस O2 = बन रहा है 2CO। एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। एक है आपके पास 2CO प्लस O2 = 2CO। मैं कह रहा हूं इन तीनों समीकरणों को वहां तो हमने रेटाफिकेशन की बेसिस पर लिख दिया, पर अब इसको यहां सेट करो। तो देखो तुम्हारे पास समीकरण कौन सी है, तुम्हारे पास समीकरण है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब डेल्टा G के नेगेटिव मान के आधार पे आपको इन तीनों की वैल्यू पुट करनी है। नीचे की तरफ माइनस में डेल्टा G बढ़ रही है, ऊपर की तरफ डेल्टा G कम हो रही है। नेक्स्ट एंट्रोपी के आधार पर इन समीकरणों को रखो। तो पहले मैं इस समीकरण को ले रहा हूं, क्या कार्बन कोई गैस है? जी नहीं, कार्बन तो सॉलिड होता है, तो ये सॉलिड है। ऑक्सीजन गैस है, इसका कितना मोल? 1। CO2 भी गैस है, इसका कितना मोल? 1। जरा देखो अभिकारकों में कितना मोल है बेटा? गैस का 1 और उत्पादों में भी 1। सॉलिड की कोई बात नहीं है, गैस है आपके पास। एंट्रोपी आप समझते हो, अव्यवस्था को एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी की इस वैल्यू के बेसिस पर हम इस ग्राफ को सेट करेंगे। तो देखो यहां पर हमने सबसे पहले कहा था कि ये कार्बन सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। अभिकारकों में गैस का 1 मोल, उत्पादों में भी गैस का 1 मोल। तो जितनी एंट्रोपी पहले थी उतनी ही अब है, तो उतनी ही अब है, तो T डेल्टा S का मान नहीं बदलेगा, तो डेल्टा G जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, मींस साम्य अवस्था है। तो ये समीकरण सेट हो गई C+O2 = CO2। उसका कारण 1 मोल टू 1। पहले भी गैस 1 थी, अब भी गैस 1 है। सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, एंट्रोपी अणुओं की अव्यवस्था को एंट्रोपी कहते हैं। और अव्यवस्था गैस की सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, सॉलिड की सबसे कम होती है। अब इस समीकरण को तुम सेट करो। तो देखो यहाँ कार्बन तो कोई गैस है नहीं भाई, ऑक्सीजन गैस है, कितना मोल है? 1। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, कितना मोल है? 2। अब एक बार तो 1 से गुणा हो रहा है, T को अपन कुछ भी मान लेते हैं। T को जैसे आपने x मान लिया, तो पहले आपका मोल है कितना? 1, तो T डेल्टा S का मान 1 हो गया। तो जो आपका आंसर आया इसको अपने एक बार नगण्य मान लो, तो डेल्टा G का मान आया -1x। अब यहाँ इसके 2 मोल हो गए, तो 2 से गुणा हो गया तो कितना हो गया? -2x। तो डेल्टा G माइनस में क्या हो गई? बढ़ गई। और डेल्टा G जब माइनस में बढ़ती है तो ग्राफ किस तरफ आता है? नीचे की तरफ आता है। तो ये समीकरण यहाँ सेट हो गई, 2 कार्बन प्लस O2 = हो गया आपके पास 2CO, और इसका कारण 1:2। जो एंट्रोपी है वो बड़ी है, उत्पादों में बड़ी है। अगली चेक करो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है 2 मोल, ऑक्सीजन एक गैस है 2 वाले कितने मोल हो गए? 3। इधर 2 है, पहले 3 थे अब 2 है, तो एंट्रोपी घट गई। एंट्रोपी घट गई, दैट मींस डेल्टा G का मान भी घटा है। किसमें? माइनस में। तो माइनस में घटा है तो ग्राफ किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहां हो गया आपके पास 2CO प्लस O2 = हो गया आपके पास 2CO2। ये एलिंगम ग्राफ में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ, और इसका रीजन एंट्रोपी 3:2 हुई। अभिकारकों में 3 मोल थे, उत्पादों में कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। नेक्स्ट, इस आधार पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन था 673 केल्विन पर कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन सा अच्छा अपचायक है? तो जरा तुम दिमाग लगाओ कि इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है भाई? इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु यह है 983 केल्विन, जहां ये आपस में मिलते हैं 983 केल्विन। तो 983 केल्विन से ज्यादा ताप पर तो कार्बन हीरो है। क्यों? क्योंकि देखो 983 केल्विन पर ग्राफ किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो डेल्टा G का माइनस में मान बढ़ रहा है, माइनस में मान बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो 983 से ज्यादा ताप पर तो कार्बन कौन है, अच्छा है, और 983 से कम पर कौन है, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी का माइनस में मान घट रहा है, माइनस में मान घट रहा है, इसका मतलब माइनस की वैल्यू बढ़ रही है, तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो 673 पर 673 983 से क्या है, कम है, तो अच्छा कक्षा कौन हो गया इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान रखें 673 केल्विन या सीधा सीधा डाल के आपको 983 से कम ताप पर तो कौन बढ़िया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ज्यादा ताप पर कौन है, कार्बन, ठीक है। इसीलिए आपने देखा था वाक्य पट्टी में जब हम अपचयन कर रहे थे, नीचे की तरफ ताप कम बढ़ रहा था, और बढ़ रहा था तो उसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा काम आ रहा था। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, ऐसे ही हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो मिलन बिंदु होता है वो होता है 1623 केल्विन। प्रतिच्छेदन बिंदु पर अभी आपको बताया था कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु से नीचे वाली धातु मतलब नीचे के ताप पर, तो जैसे 1623 से कम ताप पर कौन, नीचे वाली धातु ऊपर वाले ऑक्साइड का क्या कर देगी, अपचयन कर देगी। तो 1623 से कम ताप पर मैग्नीशियम धातु Al2O3 को अपचयित कर देती है, और उससे उच्च ताप पर एल्युमिनियम MgO को क्या कर देती है, अपचयित कर देती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे ही राजस्थान बोर्ड, एक बात और दोस्तों, इससे पहले हमने कॉपरमेट पढ़ा था, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर कॉपरमेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कॉपरमेट होता है Cu2O और Cu2S। हमने पिछले अध्याय में इस बात को देखा था कॉपरमेट, ठीक है। लेकिन यह राजस्थान बोर्ड के हिसाब से वास्तव में जो राजस्थान बोर्ड की किताब में वो ये लिखा हुआ है, परंतु जो वास्तव में अपन जैसे एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ते हैं, कंपटीशन की, क्योंकि हमें राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो राजस्थान बोर्ड की किताबों में लिखा है Cu2S और Cu2O के मिश्रण को कॉपरमेट कहते हैं। बट वास्तव में हम जैसे कंपटीशन की गाइडों में पढ़ते हैं तो वहां अपने को मिलेगा Cu2S और FeS का मिश्रण। जब एनसीईआरटी थी तो हम लोग यही बताया करते थे, कॉपरमेट क्यूप्रिक सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण होता है, Cu2S और FeS का मिश्रण होता है, पर यह ऑक्सीकृत होकर Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी कारण हो सकता है राजस्थान बोर्ड ने इसको दिया। तो हमें जो स्टडी करना है वो क्या है आपका, Cu2O और Cu2S, ठीक है, ये कॉपरमेट है। और कंपटीशन के हिसाब से अगर बात करें तो Cu2S और FeS है, जनरली यही चलता है, पर राजस्थान बोर्ड की किताबों में ये दे रखा है और उसमें कोई आपको त्रुटि भी नहीं दी गई है, इसलिए हमें अभी यही देखना है। कंपटीशन के हिसाब से फिर ध्यान रखें Cu2S FeS, राजस्थान बोर्ड के हिसाब से Cu2O और Cu2S, क्योंकि हमारी किताबों में यही है, ठीक है, तो हमें यही एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगली बात चलते हैं, अगला आ रहा आपके पास हेमेटाइट एस के लिए लास्ट टॉपिक एलिंगम ग्राफ का। तो जैसे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति तो सही है किसी भी एस के लिए, लेकिन अगर हेमेटाइट एस के लिए आपको बोलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ये रिएक्शन सेम रहेगी, ये रिएक्शन भी सेम रहेगी, बस इस रिएक्शन की जगह लग जाएगा आपका Fe+O, इससे बन जाएगा Fe2O3। बैलेंस करना कर दो, यहां लगा दो आप 2, तो ये हो जाएगा 3O2 और यहां हो गया 4 तो 4, ये आपके पास रिएक्शन बन जाएगी। और एक बात और, ये जो आपका 983 केल्विन है, ये ग्राफ आगे सरक के पहुंच जाएगा 1073 केल्विन, 1073 केल्विन। तो हेमेटाइट ओर्स के लिए, हेमेटाइट एस के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु होता है 1073, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होता है 983। दूसरी बात, हेमेटाइट एस में बीच वाली फर्स्ट रिएक्शन CO2 वाली यही रहेगी, CO वाली भी यही रहेगी, बट ये रिएक्शन चेंज होगी, इसकी जगह हेमेटाइट एस लग जाएगा Fe2O3। ये आपका हेमेटाइट एस का क्या हो गया, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपचयन की प्रवृत्ति होगी। एक बात, हेमेटाइट ओर्स जब आता है तो ये जो ताप है ये हो जाएगा 500, 400 की जगह, 400 की जगह कितना हो जाएगा 500। ये लाइन पहुंच जाएगी कितने पर, ये पहुंच जाएगी 700 पर, और ये लाइन पहुंच जाएगी 300 पर, तो ये तो 300 ही रहेगा, 400 की जगह 500 हो गया, 500 की जगह 700 हो गया। ये हेमेटाइट ओर्स के लिए आपको याद रखना है। ये एलिंगम ग्राफ और एलिंगम ग्राफ से जुड़ी हुई सारी बातें कंप्लीट। तो एलिंगम ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए। एलिंगम ग्राफ में क्या था, डेल्टा जी व टी के बीच खींचा गया आरेख एलिंगम ग्राफ कहलाता है, जिसमें एक बात तो हम सीधी सीधी कर चुके कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर धातु में आती है वो एलिंगम ग्राफ में नीचे की तरफ आएगी। दूसरी बात, इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर ऑक्साइड्स बनते हैं। तीसरी बात, कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की जब अपचयन प्रवृत्ति होगी तो डेल्टा एस के आधार पर उसकी अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। डेल्टा एस का मान ज्यादा हुआ, डेल्टा एस का मान क्या हुआ, ज्यादा हुआ, मतलब एंट्रोपी बढ़ी,
तो डेल्टा जी का नेगेटिव में मान बढ़ेगा और ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, जबकि डेल्टा एस का मान कम हुआ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। फिर 983 केल्विन किसके लिए? कार्बन व कार्बन मोनोऑक्साइड की अपचयन प्रवृत्ति के लिए बेहतर होता है। हेमेटाइट एस ले लिया तो इसकी जगह कितना होगा? 1073 होगा। ग्राफ में कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 3 4 5 याद कर लें, 300 400 500, लेकिन हेमेटाइट एस के लिए 300 तो रहेगा, 5 7 हो जाएंगे, 300 500 और 700। नेक्स्ट, ये आपका एलिंगम ग्राफ कंप्लीट हुआ, हमारा धातुक्रम भी कंप्लीट हुआ। अच्छे से अध्ययन कर लें इस बात का। नेक्स्ट टॉपिक कल या परसों से देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक आप सब इस धातुक्रम को अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। दोस्तों मित्रों, कोरोना की वजह से कंटिन्यूअस 1 महीने की क्लासें और डिस्टर्ब हो चुकी है। 15 मतलब यूं कह सकते हैं कि हम अब 31 जुलाई तक तो वैसे ही ऑफ है, तो आप आसानी से वीडियो लेक्चरों को पढ़ें, नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आगे समय कम रहेगा, कम समय में आप अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो घर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से अध्ययन करते रहें। ये धातुक्रम हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।